हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जेपीएससी जेट एग्जाम 2026 जो कब हो रहा है 26 अप्रैल को। ये 2026 का एग्जाम होना है 26 अप्रैल को और अब समय की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो तैयारी होनी चाहिए धुआंधार। आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। जिस किसी का पेपर टू इतिहास है, आप सभी जल्द से जल्द इस वीडियो से जुड़िए और अपने दोस्तों के बीच भी इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि यहां पढ़ने के बाद अब एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। पूरा डिटेल आज डिस्कशन होगा। जेआरएफ जिस प्रकार हमारा सफर रहा है, बिल्कुल उस लेवल हाई लेवल की तैयारी की जाएगी। जेआरएफ लेवल की जब तैयारी होती है ना, तो नेट आपका निकल जाता है। और जब नेट आप निकलने का हम बात करें तो जेट तो ऐसे चुटकी में निकल जाएगा ना। जेट कहीं भी टिकेगा नहीं। तो जेट फतह वाली ये बैच है। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते, इधर उधर की बातों का ना करते हुए। और हाँ, जो बच्चा ऐसा है जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो चाहता है बिल्कुल शॉर्ट टाइम में हम तैयारी करें, बिल्कुल शॉर्ट टाइम में हमको पास आउट करा दीजिए सर, तो आपके लिए 100 प्रीवियस ईयर एमसीक्यू रेडी है, 100 क्यूएक्यूज रेडी है आपके लिए रेडीमेड। आप जब चाहें आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, है ना, व्हाट्सएप कीजिएगा इस नंबर पे 7541840154। यहां पर आपको 1000 एमसीक्यू मिल जाएगा, जहां से डायरेक्ट प्रश्न लड़ेगा जेट में। सीधे आपको हूबहू प्रश्न लड़ जाएगा। ये किन के लिए है? जिनको बिल्कुल शॉर्ट में तैयारी, उनके पास समय भी नहीं है, टाइम भी नहीं है पढ़ने का, जॉब कर रहे हैं, कहीं बहुत बिजी शेड्यूल है, तो वो भी चाहते हैं जेट दें। तो आप इस नंबर पे कॉल करके पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। 1000 पीवाईक्यूज है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको जरूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सीधे आते हैं, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और हमारा जो आज टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें कौन सा टॉपिक देखना है? शाहजहां। तो शाहजहां से जुड़ा हुआ आज हमारा ये टॉपिक रहेगा। इतना डिटेल्स में इसको तैयार किया गया है ना, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। यहां से प्रश्न बाहर जा ही नहीं सकता है ना। ए टू जेड हर एक चीज यहां पर आपका कवर किया जाएगा। तो चलिए एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। शाहजहां, है ना, शाहजहां ये इसका नाम नहीं था, इसकी उपाधि थी। पहले याद रखिए, नाम नहीं था, इसकी उपाधि थी। इसका असली नाम था खुर्रम। जी हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे खुर्रम के बारे में। शाहजहां उसकी उपाधि थी, इसी नाम से वो फेमस हो गया दुनिया में। ठीक है, क्यों ये उपाधि मिली इस पर ही बात करेंगे। इसका कार्यकाल देखिए, टोटल 30 वर्षों का कार्यकाल रहा है, 1628 से लेकर 1658 तक। ठीक है, और इसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। किस लिए? स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो प्रगति हुई इसलिए, है ना। स्थापत्य कला यानी क्या? वो भवन निर्माण कला में बेहतरीन प्रगति हुई, इसीलिए इसके काल को कहा जाता है क्या? स्वर्ण काल। जन्म, आरंभिक जीवन देखते हैं। 5 जनवरी 1592 को इसका जन्म हुआ। पिता का नाम कौन था? पिता का नाम हो गया, इसके पिता का नाम जहांगीर। जन्म हुआ लाहौर में। माता का नाम जगत गोसाई या जोधाबाई, यानी जहांगीर पिता, माता हो गया जगत गोसाई या जोधाबाई। बचपन का हमने पहले कहा खुर्रम। 1612 में इसका विवाह होता है आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको मुमताज महल कहते हैं। मुमताज महल से ये बहुत प्यार करते थे, और इसी मुमताज महल, जिसका मूल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, से इसका निकाह हुआ। और इसी के याद में इसने ताजमहल बनवाया था, जो आज भी भारतीय पर्यटकों के बीच नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के जो पर्यटक है वहां पर आते हैं, और काफी ज्यादा कल दुनिया के 7 अजूबों में उसका नाम है। राज्याभिषेक कहाँ हुआ? और ये आसफ खां कौन थे? इनके कह सकते जो जहांगीर की पत्नी थी नूर जहां, उसके भाई थे, यानी इसके मामा की पुत्री, यानी अपने मामा की पुत्री से उसने अपना निकाह किया था मुमताज महल से। राज्याभिषेक कहाँ हुआ? जहांगीर की मृत्यु के बाद 1628 में आगरा में। याद रखिए, ये पूछता है राज्याभिषेक कहाँ हुआ? आगरा में सिंहासन पर यह बैठा, वहीं पर इसने उपाधि ली अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब एक किरान सानी। देख ली कितनी बड़ी उपाधि है, इसने ये उपाधि ली अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब एक किरान ए सानी। इसको सिर्फ याद रखिए, लास्ट वाले को मैं ट्रिक बता देता हूं। ये किसकी उपाधि थी? साहिब एक
किरान ए सानी, ये आपकी शाहजहां की उपाधि थी। ये इसका आरंभिक जीवन हो गया। आरंभिक जीवन के बाद चलते साम्राज्य विस्तार। हर एक कह सकते साम्राज्यवादी शासक की ये पहचान होती है, हर एक मजबूत शासक की ये पहचान होती है कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करे। इसने साम्राज्य का विस्तार दो क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यान दिया। पहला इसने कहाँ दिया, इसने दक्कन के क्षेत्र में, और दूसरा दिया उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में। दक्कन यानी मध्य भारत, जहां महाराष्ट्र है ना, उस इलाके में इसने पहला प्रयास किया। दूसरा उत्तर पश्चिमी सीमा, जहां पे देखें कंधार और मध्य एशिया के प्रति ये काफी सक्रिय रहे। तो सबसे पहले दक्कन की नीति देखते हैं। इसका दक्कन पॉलिसी क्या था, है ना। दक्कन पॉलिसी में इसने सबसे पहले क्या किया, अहमदनगर को जीता। अहमदनगर को कब जीता, 1633 ईस्वी में। शाहजहां ने यहाँ पर जो सेनापति बनाकर जिसे भेजा वो थे महावत खां। महावत खां को भेजा और इसके नेतृत्व में उसने अहमदनगर के किले पर अधिकार कर लिया। और जो यहाँ के शासक थे, अंतिम शासक सुल्तान हुसैन शाह, याद रखिएगा, सुल्तान हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। ठीक है, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं पूर्णतः जीत लिया। अहमदनगर राज्य का अस्तित्व समाप्त कर दिया और इसे मुगल साम्राज्य में विलीन कर दिया, मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इसी दक्कन में ही दूसरा अभियान इसने गोलकुंडा और तीसरा किया बीजापुर पर। गोलकुंडा पर भी 1636 में इसने अटैक किया। और यहां से कुछ स्पेशल क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। गोलकुंडा पे कब, 1636 ईस्वी में। और यहां पर जो मुख्य बातें हैं, यहाँ के जो शासक थे अब्दुल्ला कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह ने इसकी अधीनता स्वीकार की और शाहजहां ने अपने नाम का खुतबा उससे पढ़वाया। और यहीं से उसे मीर जुमला प्राप्त हुआ, जिसका मूल नाम मोहम्मद सईद था। और यहीं से यह इसकी सेवा में जुड़ गया। तो मीर जुमला शाहजहां के साथ कब जुड़ा, तो मीर जुमला शाहजहां के साथ कब जुड़ा, तो गोलकुंडा की संधि से, गोलकुंडा अभियान से। और इसी मीर जुमला ने उसे कोहिनूर का हीरा दिया, किसको, शाहजहां को। और इसने इसी कोहिनूर हीरा को कहां चिपकाया, कहां लगवाया, अपने तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा को इसने लगवाया। बीजापुर की संधि भी 1636 में इसने कर ली। और बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने मुगलों की संप्रभुता मानी और 20 लाख रुपये सालाना देना स्वीकार किया। इस डाटा को याद रखिएगा, बीजापुर ने संधि मानी। और लेकिन एक याद रखिएगा, गोलकुंडा और बीजापुर को मुगल साम्राज्य में पूर्णतः नहीं मिलाया गया, उससे संधि की गई है ना। इससे 20 लाख रुपया ले लिया, इससे कोहिनूर का हीरा ले लिया और कुछ संपत्ति वगैरह ले लिया, और पूर्णतः उस पर अधिकार इसने नहीं किया। बाद में देखेंगे औरंगजेब के काल में इस पे पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया गया, शाहजहां ने पूर्ण नियंत्रण नहीं लिया। अब देखिए इनका जो उत्तर पश्चिमी सीमा है, जिसको कह सकते हैं विदेशी क्षेत्र, वहां पर आपको पता होगा जहांगीर के काल में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया था। ठीक है, कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया, बहुत बड़ा बेइज्जती का बात था ये। तो इसका पुत्र था, इसने वापस लाने का प्रयास किया और बिल्कुल बड़े ही शानदार सटीक तरीके से इसने कंधार को वापस ले भी आए, है ना। कंधार को इसने 1638 ईस्वी में पुनः प्राप्त कर लिया, जो कि मुगलों के हाथ से इसके पिता जहांगीर के काल में निकल गया था। कैसे लाया, जो फारसी किलेदार था आपका कंधार का, उसको इसने अपने ओर मिला लिया। ठीक है, मिला लिया और इसने यह किला इसको सौंप दिया और शाहजहां ने उसे पुरस्कृत किया और अमीर उल उमरा की उपाधि दी। किसको, जो किलेदार था अली मर्दान खान, इसी को उपाधि दी अमीर उल उमरा की। लेकिन ज्यादा दिन के बाद की बात नहीं है, 1649 में इसी के कार्यकाल में कंधार फिर से इसके हाथ से निकल गया। ठीक है, क्योंकि कंधार प्रतिष्ठा का विषय था उनके लिए भी और मुगलों के लिए भी। तो फिर से फारस के जो शाह अब्बास द्वितीय ने 1649 में कंधार पर पुनः अधिकार कर लिया और शाहजहां ने इसे फिर से कसलाने का प्रयास किया, 3 बार प्रयास किया। कब कब, 1649, 1652 और 1653 में। लेकिन ये तीनों बार असफल रहे और इस प्रकार कंधार मुगलों के हाथ से फिर से निकल गया। हालांकि इसने प्राप्त कर लिया था, लेकिन उसको बनाए रखने में ये असफल रहे। कुछ आपसी जो कह सकते यहाँ पर दरबारी षड्यंत्र था, उसमें ये फंसे रहे और वहां पर पूर्ण रूप से ये ध्यान नहीं दे पाए उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में। इसलिए कंधार इस बार जो निकला फिर वापस कभी भी नहीं आया, यानी कि मुगलों के हाथ से कंधार पूरी तरह निकल गया। और इससे क्या हुआ ना कि एक प्रकार से
बदनामी तो हुआ ही, और सैन्य और आर्थिक रूप से भी काफी ज्यादा शाहजहां को यहाँ से क्षति हुआ। ठीक है, मुगलों को काफी क्षति हुआ। मध्य एशिया अभियान, इसके अलावा इसने बल्ख और बदख्शां पर भी अभियान चलाया, क्योंकि आपको पता है इसका लिंक इसके पूर्वजों की मातृभूमि से जुड़ता है। इनके पूर्वज कहाँ थे? समरकंद के थे, फरगाना के थे, और इसका लिंक बल्ख और बदख्शां का वहीं से। इसलिए मुगलों का यह हमेशा रहा था कि अपने मातृभूमि को हम लोग जीत लें और उसको अपने अधीन कर लें। मातृभूमि से हर किसी का लगाव होता है, इसीलिए यह अभियान किया गया कब? 1646 ईस्वी में। ठीक है, यहां पर उसने क्या किया? शाहजादा मुराद को भेजा, पहले शाहजादा मुराद को, और बाद में फिर औरंगजेब को भेजा। ठीक है, और बल्ख और बदख्शां पर आक्रमण किया। यहां पर ये जीत तो मिली, सामरिक रूप से यहां पर ये जीत तो गए, लेकिन भौगोलिक रूप से इसको विशेष फायदा नहीं हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि यहां पर लगभग उस समय के दौर में 4 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे शाहजहां के, और इसीलिए इसका परिणाम काफी विनाशकारी रहा। देखिए, बेनिफिट नहीं है, प्रतिष्ठा के नाम पर आपने जीत लिया, हमारा मातृभूमि है, लेकिन साम्राज्य के लिए आर्थिक स्थिति भी मायने रखती है। तो 4 करोड़ रुपए इसके वहां चले गए, इसके कारण मुगल फिर बाद में वहां से हट गए। देखा, कुछ विशेष बेनिफिट नहीं है ना। जैसे अभी देखिए आपका ईरान में फंस गया कौन? अमेरिका फंस गया है, तो प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है ना, उसको निकलने भी नहीं बन रहा है, छोड़ने में भी नहीं बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभियान थे, उसको देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण सैन्य अभियान इसने किया था जो कि रीजनल स्तर पे था, है ना, रीजनल स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे भी सैन्य अभियान किया था। सबसे पहले पुर्तगालियों का दमन किया, क्योंकि पुर्तगाली क्या कर रहे थे ना, धर्मांतरण कर रहे थे, इस्लाम मानने वालों को जबरन ईसाई बना रहे थे, हिंदुओं को ईसाई बना रहे थे। इसलिए इसने पुर्तगालियों पर अटैक किया, कहां? हुगली बंगाल में, और पुर्तगालियों को भगाया, और हुगली पर मुगलों का अधिकार हो गया, यानी उसको जो संरक्षण मिला था पुर्तगालियों को, उसे इसने समाप्त कर दिया। इसी प्रकार इसके काल में बुंदेलखंड का भी विद्रोह हुआ, ये हुआ था 1628 से 1635 के काल में, और जो जिसने विद्रोह किया वो थे जुझार सिंह बुंदेला, और इसने जो विद्रोह किया, और इस विद्रोह को बड़े ही आसानी से शाहजहां ने कुचल दिया, इसके सेनापति ने कुचल दिया। और एक चीज यहां इंपॉर्टेंट है, शाहजहां के काल का यह पहला विद्रोह था, याद रखिएगा, शाहजहां के काल का सबसे पहला विद्रोह, क्योंकि ये विद्रोह 1628 में हो गया था। देखिए 1628 में हो गया था, और ये इसी समय गद्दी में बैठे थे। तो बुंदेलखंड विद्रोह शाहजहां के काल का सबसे पहला विद्रोह था। इसी प्रकार इसका टसन चला, सिखों से संघर्ष हुआ, और सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह के साथ बाज यानी फाल्कन को लेकर विवाद हुआ, और इस प्रकार कह सकते हैं सिखों से भी इसका टसन चला, सिखों के साथ भी इनका संघर्ष बना रहा। अब यहाँ पर प्रमुख अभियान को जो हम लोग देख रहे थे उसको संक्षिप्त में देखेंगे, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, क्षेत्र यानी कौन सा क्षेत्र में इसने अभियान चलाया, ये क्षेत्र का नाम है। यहाँ पर उसके सेनापति कौन थे ये पूछा जाता है। मान लिया अहमदनगर अभियान में शाहजहां का सेनापति कौन था? महावत खां। मुख्य परिणाम क्या रहा? तो 3 सेगमेंट में इसको देखेंगे। अहमदनगर में सेनापति महावत खां, साम्राज्य में पूर्ण विलय 1633 में। कंधार के लिए किसको भेजा? पहले भेजा आपका मुराद को, फिर औरंगजेब को, और सबसे बाद में दारा सिकों को भेजा था। मुगलों के हाथ से अस्थायी रूप से कंधार निकल गया। ठीक है, इसी के कार्यकाल में हुगली किसके खिलाफ? पुर्तगालियों का दमन किया और व्यापार पर नियंत्रण किया, और यहां सेनापति थे कासिम खां। हुगली में जो पुर्तगालियों का दमन किया शाहजहां ने किससे भेजा था? कासिम खां को। मध्य एशिया में जो अभियान चला शाहजादा मुराद को भेजा। भारी धन की हानि हुई, कोई क्षेत्रीय लाभ नहीं हुआ, मुगलों ने अपना पैर वापस वहां से खींच लिए, मुगल वहां से वापस चले गए। ठीक है, अब चलते इसके प्रशासन के क्षेत्र में। जो स्टार्टिंग में शाहजहां हो या इसके पहले अकबर हो वही चला आ रहा था, वही चलाया, लेकिन जो जो चीजें इसने परिवर्तित कर दी, जहां पर इसने चेंजेस किया, बस हमको उसको देखना है। मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने शुरू किया था। जहांगीर ने क्या किया था? सी अस्पा प्रणाली लागू की थी। अस्पा यानी 2 गुना सवार रख सकता था जात का, या फिर 3 गुना सवार रख सकता था जरूरत के समय। अब इसने क्या देखा कि यहाँ पर जो वास्तविक आय है ना, वो जितना उसको दिया गया है, कि मान लीजिए किसी को हमने ये जागीर दिया, किसी मनसबदार को ये एरिया हमने दिया है ना, ये जागीर दे दिया, और यहां से हमने कहा कि यहां से आपको 10 लाख आपको
प्राप्त होगा, ठीक है, 10 लाख आपको इनकम होगा। और यहाँ पर इसके एवज में हमने उसको उतना सवार रखने का जिम्मेदार दिया, लेकिन वास्तविक आय क्या हो रहा है ना, वास्तविक आय मान लीजिए यहाँ पर 6 लाख ही हो रहा है। तो मनसबदार या जिन्हें जागीरदार को घाटा लग रहा है ना, अब उसको आपने 10 लाख का टारगेट दिया है, इनकम 6 लाख ही हो रहा है। इसके लिए वो जागीरदार क्या असंतुष्ट थे, मनसबदार असंतुष्ट थे। यानी खेती की जो वास्तविक पैदावार जिसको बोलते हैं हासिल, जो वास्तविक पैदावार थी ये हो गया वास्तविक पैदावार, है ना 6 लाख, ये हो गया हासिल। और जो अनुमानित राजस्व है ना जमा, ये हम लोग अनुमान लगाए, ठीक है, ये अनुमान लगाए, ये क्या हो गया जमा, ये क्या हो गया जमा। 10 लाख हमने टारगेट लगाया, 6 लाख क्या हो गया हासिल, कितना हुआ 6 लाख ही। इसमें काफी अंतर होता था, देखिए है ना 4 लाख का अंतर हो रहा है, अंतर होता है, इससे मनसबदार असंतुष्ट रहते थे। इसी अंतर को पाटने के लिए माहवार पैमाना शुरू किया, माहवार पैमाना जिसको बोलते हैं मंथ स्केल सिस्टम स्टार्ट किया। यहाँ पे क्या होता था, जागीरों को 4 माह, 6 माह या 8 माह की श्रेणी में बांटा गया, ठीक है, आपको 4 माह, 6 माह और 8 माह के श्रेणी में बांट दिया गया। आगे हम लोग समझेंगे आखिर ये था क्या, इसमें सिस्टम क्या था, है ना। जो ज्यादा बर्डन पड़ रहा था किस पे, सैनिकों को ज्यादा रखना है तो ज्यादा खर्च। अब इसने क्या कर दिया ना, मान लीजिए किसी सैनिक, किसी मनसबदार पर जो सवार है ना, सवार था उसको 100 रखना था, सवार उसको टारगेट कितना था 100 सवार रखना था। अब उसको कर दिया क्या, आपका जमा और हासिल में बहुत अंतर है, यानी खर्च आपका उतना ज्यादा है, इनकम कम हो रहा है। इसीलिए कहा कि अब 1/4 भी रख सकते हैं, या फिर किसी किसी को ज्यादा घाटा लगता था तो उसको 1/5 श्रेणी रखने का सुविधा दिया गया। यानी अगर आपको 100 सवार रखने का पहले था, खाना पीना रहना आपके ऊपर बोझ था, अब उसको 1/4 कर दिया, यानी कितने लोग रखना 25, या अगर 1/5 कर दिया तो 20। अब बताइए तो उसको आसानी हुआ कि नहीं, अब उसको 20 या 25 सेना ही रखना था। लेकिन इससे क्या हुआ, भले मनसबदार खुश हो गया, लेकिन इससे सैन्य शक्ति पे इसका बुरा असर पड़ा, है ना, सेना कमजोर हुई। भले मनसबदार खुश हो गए लेकिन सेना कमजोर पड़ी। इसी प्रकार भू राजस्व और कृषि सुधार के क्षेत्र में मुर्शिद कुली खान ने दक्कन के क्षेत्र में, है ना, दक्कन के क्षेत्र में एक नई नीति चलाई जिसको कहा जाता है कि रेतवाड़ी व्यवस्था। और जिस प्रकार अकबर के काल में टोडरमल ने जो व्यवस्था चलाई थी, मुर्शिद कुली खान ने उसी को वहां पे अडॉप्ट किया। इसीलिए मुर्शिद कुली खान ने जो व्यवस्था दक्कन में चलाई, ठीक है, उसी को कहे टोडरमल की रेतवाड़ी व्यवस्था। मुर्शिद कुली खां की धारा भी कहते हैं इसको, मुर्शिद कुली खां की धारा भी कहते हैं, ठीक है। तो टोडरमल की रेतवाड़ी व्यवस्था किसको कहते हैं, मुर्शिद कुली खां ने जो कृषि और राजस्व के क्षेत्र में सुधार किया दक्कन में, उसी को कहते हैं टोडरमल की रेतवाड़ी व्यवस्था। राजस्व की दर, इसने भू राजस्व जो था ना वो 1/3 पहले था, 1/3 उसको बढ़ाकर हाफ कर दिया, यानी 50% कर दिया। कृषि विस्तार, कृषि के क्षेत्र में इसने अमीन नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति की, ठीक है, अमीन नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति की। सिंचाई के लिए नहर, फेस, शाह नहर जैसी पुरानी नहरों का मरम्मत कराया। कृषि के क्षेत्र में इसने अमीन नामक नए अधिकारी की नियुक्ति की। याद रखिएगा, अमीन की नियुक्ति किसने की, तो शाहजहां से। केंद्रीय प्रशासन में इसने परिवर्तन किया। राजधानी जो कि पहले अभी उसको बदल, जो कि पहले आगरा था, अब इसके काल में ही राजधानी दिल्ली हो गया, यानी दिल्ली का महत्व बढ़ गया, ठीक है। राजधानी जो आगरा था वो बदल कर कहां चला गया, दिल्ली। किसके कार्यकाल में, तो शाहजहां के काल में, 1638 में। याद रखिएगा 1638 में राजधानी आगरा से कहां चला गया, दिल्ली। और शाहजहानाबाद नामक एक नया शहर भी बसाया यमुना के किनारे, शाहजहानाबाद नामक अपने नाम के आधार पर इसने बनाया। इसके अलावा चहार तस्लीम और जमीबोस, इसने दरबार में शिष्टाचार जो सिजदा था ना, सिजदा को समाप्त किया। सिजदा क्या था, घुटने पर टेक कर झुकना, है ना, उसको समाप्त कर दिया। और इसने कौन सी व्यवस्था चलाई, चहार तस्लीम और जमीबोस, यानी धरती चुमना, इस प्रथा को स्टार्ट किया। चहार तस्लीम को स्टार्ट किया, जमीबोस को स्टार्ट किया, और जो सिजदा था ना, झुक कैसे करना सिजदा, उसको समाप्त किया। कहा कि यह इस्लाम के खिलाफ है, ठीक है। सप्ताह में एक दिन इसने न्याय दिवस मनाया, और बुधवार को कहा कि न्याय दिवस मनाएंगे। जिस किसी को अगर कहीं कोई दिक्कत है और उसके साथ अन्याय हो रहा है तो इस दिन आप न्याय का डिमांड कर सकते हैं।
बुधवार के लिए को इसने इसके लिए एक डेट फिक्स कर दिया था। आर्थिक स्थिति में देखिए क्या किया इसने। आर्थिक स्थिति में अगर देखेंगे तो इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे कुछ इतिहासकारों का विचार है। कौन से इतिहासकार? वो है आपके बर्नियर और ट्रे बर्नियर। विदेशी यात्री फ्रांस के थे वर्नियर और ट्रे बर्नियर। इसने कहा कि सबसे ज्यादा सोने और चांदी के खजाने शाहजहां के काल में थे। इसके अलावा सूती वस्त्र, रेशम, नील और मसालों का सबसे बड़ा उस समय भारत निर्यातक था। मुद्रा व्यवस्था में इसने सिक्कों पर कलमा हटवा दिया और उन पर अपना नाम और राशि चक्र अंकित कराया। आना नामक सिक्के भी इसने ही चलाए। आपसे पूछा जाएगा आना नामक सिक्का किसने चलाया? तो शाहजहां ने, है ना। किसने सिक्कों से कलमा हटवा दिया? शाहजहां ने। किस यात्री ने शाहजहां के काल को स्वर्ण युग कहा है? तो बर्नियर और ट्रे बर्नियर ने। कहा कहते हैं? फ्रांस के। राजकोषीय व्यय, यहां पर बड़े बड़े इमारत बने। आपको मैंने पहले ताजमहल बना, ठीक है, जामा मस्जिद बना, लाल किला बना और आपके मध्य एशिया में भयंकर युद्ध लड़े। इसके कारण राजकोषीय व्यय काफी ज्यादा बढ़ा और मुगलों को आर्थिक रूप से यहां पर कह सकते हैं काफी ज्यादा लॉस हुआ। वास्तुकला के क्षेत्र में इसके काल को स्वर्ण काल कहते हैं। तो कुछ वास्तुकला के एग्जांपल्स को भी यहां पर देखना जरूरी है। इसके काल में विशेष रूप से सफेद संगमरमर का प्रयोग बहुत ज्यादा होने लगा। पहले होता था लाल बलुआ पत्थर का, अब होने लगा सफेद संगमरमर का। अब देखिए इनका आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या है, विशेषता क्या है। तो देखिए यहाँ तीन चीजों को हम लोग देखेंगे। पिट्रा ड्यूरा, है ना, पिट्रा ड्यूरा, ये क्या होता है? संगमरमर है, एक पत्थर, आपको पता है संगमरमर। वहां पर कीमती पत्थर और रत्नों की जड़ाई, जो मेन संगमरमर है सफेद, उस पर कीमती संगमरमर जो ज्यादा कॉस्टली है और सोने चांदी का वहां पर काम कराया जाता है। इसी को कहते हैं पित्राडूरा। इस काल में सबसे ज्यादा हुआ। शाहजहां के काल में पित्राडूरा का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ। ये क्या होता था कि संगमरमर की कीमती पत्थरों और रत्नों की जड़ाई, संगमरमर पर जड़ाई करता था। इसकी शुरुआत हालांकि जहांगीर ने एतमादुद्दौला के मकबरे में कराई थी, लेकिन इसका चरम जो है ना शाहजहां के काल में हुआ। दोहरा गुंबद, इसके काल में डबल डॉम बना, भवनों की भव्यता देने के लिए दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ। 9 कोणीय मेहराब बनाने की शुरुआत हुई। बागवानी, यानी भवनों के चारों ओर चारबाग शैली, भवन बीच में और चारों ओर बगीचा बनेगा। आप देखिए इनका जो भी आता, ताजमहल जाइए, है ना, या लाल किला जाइए, बगीचा, चारों ओर बगीचा रहेगा और बीच में बिल्डिंग्स बनेगा। इसकी शुरुआत की। इसके काल में ताजमहल बना। ताजमहल आप बचपन से पढ़ रहे हैं। ताजमहल इसने ही बनवाया। किसको? मुमताज महल की याद में। इसके मुख्य वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। इसके मुख्य वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। इसको इसने नादिर उल अस्र की उपाधि दी और इसके प्रधान मिस्त्री थे जिसने बनाया था उस्ताद ईसा खान। इसी का हाथ इसने कटवा दिया, है ना, इसी का हाथ जो है ना इसने कटवा दिया ताकि दोबारा ताजमहल नहीं बन सके, है ना। हाथ कटवा दिया किसका? उस्ताद ईसा खान का हाथ कटवा दिया। इसने ही ताजमहल को बनाया था, ये राजमिस्त्री थे, ठीक है। तो उस्ताद ईसा खान पूर्णतः सफेद मकराना संगमरमर से बना था। इसके निर्माण में फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण देखा जाता है। इतिहासकार इसे स्थापत्य कला का रत्न कहते हैं, है ना। इतिहासकार ने इसे क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का रत्न। कौन सा इतिहासकार? तो स्मिथ के अनुसार यह ताजमहल जो है ना स्थापत्य कला का क्या है? रत्न है। इसके अलावा शाहजहानाबाद और लाल किला इसके कार्यकाल में बना। शाहजहानाबाद नामक नया शहर यमुना के किनारे इसने बनाया और इसे अपनी राजधानी भी घोषित किया, है ना। दिल्ली तो थी राजधानी, शाहजहानाबाद को भी इसने राजधानी घोषित किया। लाल किला बनाया और लाल किला के अंतर्गत कुछ कर सकते हैं जो लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसके अंतर्गत कुछ बिल्डिंग्स है जिसका नाम आपको याद रखना चाहिए। रेड फोर्ट, लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। किससे बना है? यह लाल बलुआ पत्थर से बना है ना। ये आपका सफेद संगमरमर से नहीं बना बल्कि लाल बलुआ पत्थर से बना है। यहाँ पे 4 जो इमारतें हैं काफी फेमस हैं। चारों का नाम याद रखिए। दीवाने आम, यह जनता से मिलता था। यहाँ पर शाहजहां जनता से कहा मिलता था? दीवाने आम में। दीवाने खास में यह खास व्यक्ति यानी मंत्रियों से और स्पेशल गेस्ट से मिलता था।
और दीवाने खास का एक लाइन काफी फेमस है जो बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, इसको याद रखिएगा। गर फिरदौस बर रुई जमी अस्ता हमी अस्ता वह हमी अस्ता, है ना, वह हमी अस्ता। इसका मतलब होता है यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, इसका मतलब है। आपसे पूछा जाएगा ये सेंटेंस भारतीय इतिहास के किस भवन में मिलते हैं, तो दीवाने खास, और दीवाने खास कहाँ है, तो लाल किला में है। रंगमहल शाही परिवार की महिलाओं के लिए था, रंगमहल किसके लिए था, जो राज दरबार की महिलाएं थी उसके लिए। नहर ए बहिस, एक नहर भी बना दिया गया था, किले के भीतर बहने वाली कृत्रिम नहर थी, इसको स्विमिंग पूल आप बोल सकते हैं, उसी टाइप का था। वहां स्विमिंग पूल में क्या होता है, पानी लॉक रहता है, यहाँ पे पानी जो है ना बहता था, नदी टाइप से, तो नहर। प्रमुख मस्जिद इसके काल में कौन कौन सा बना, दिल्ली का जामा मस्जिद, इसी प्रकार आगरा का मोती मस्जिद और नगीना मस्जिद इसके कार्यकाल में बना। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन इसने बनाया। मयूर सिंहासन को बनाने वाला कलाकार कौन था, बेबादल खां, याद रखिएगा। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस को किसने बनवाया था, शाहजहां ने। कलाकार कौन थे, बेबादल खां। यह रत्न जड़ित सिंहासन था जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जला हुआ था। और 1739 में बाद में इसी तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन को नादिर शाह फारस ले गया, है ना, ईरान लेकर चला गया, क्योंकि उसने भारत पर लड़ाई लड़ी और यहाँ जीत प्राप्त की, भारत पर अटैक किया था, और इसी कोहिनूर हीरा को लेकर वो कहां चले गए, फारस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा मुसम्मन बुर्ज, मुसम्मन बुर्ज क्या था, आगरा में था। आगरा के किले में एक अष्टकोणीय मीनार था, अष्टकोणीय मीनार था, जहां शाहजहां अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष कैद में बिताए थे। यहां से वह ताजमहल को देखता था। तो आपको पता है कि शाहजहां को अंतिम 8 साल जेल में रहना पड़ा है। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ और अपने पिता को इसने कैद कर दिया, यहीं पर मुसम्मन बुर्ज में, आगरा में, और यहीं पर ये 8 वर्ष कैद में रहे। और इसके कार्यकाल में और एक महत्वपूर्ण निर्माण है शालीमार बाग, जो कि लाहौर में बनाया था। यह प्रसिद्ध बाग अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। एक है, अब यहाँ पर बिल्डिंग्स, उसकी मुख्य सामग्री, यहां से अगर प्रश्न आता है तो यहां से आप इसको देख लीजिए, एक बार एक नजर में देख लीजिए। पहला हमने क्या था, ताजमहल कहाँ है भाई, आगरा में। किससे बनाया, सफेद संगमरमर से। किसने बनाया, मुश्ताक अहमद लाहौरी, ये वास्तुकार थे। दीवाने खास का है, दिल्ली में, संगमरमर से बनाया और कहीं के सोना का यूज हुआ है। स्वर्ग वाली जो लाइन है कि यहीं पर स्वर्ग है, वो यहीं पे मिलता है। मोती मस्जिद आगरा में, सफेद संगमरमर से बना है, शाहजहां द्वारा बनाया गया है। जामा मस्जिद दिल्ली में है, लाल पत्थर और संगमरमर से बना है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, जामा मस्जिद दिल्ली। खास महल आगरा में है, संगमरमर से बना है और झरोखा दर्शन के लिए प्रसिद्ध। खास महल में क्या होता था, राजा या रानी आकर अपने जनता से मिलता था, उसको एक प्रकार से कह सकते हैं दर्शन, उनका दीदार लोग करते थे। धार्मिक रूप से देखिएगा तो यह एक प्रकार से शाहजहां थोड़ा रूढ़िवादी किस्म का था, है ना। अकबर जिस प्रकार उदार था उतना उदार नहीं था, यह रूढ़िवादी किस्म का था। इसीलिए इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत इसने चलाया, है ना, जो थोड़ा कट्टर था। लेकिन कहा जाता है थोड़ा उदार भी था, इसीलिए क्योंकि दारा सिकोह जो कि उदारवादी दृष्टिकोण का व्यक्ति था, दारा सिकोह, इसने क्या किया, उपनिषद का फारसी अनुवाद किया। इसने, दारा सिकोह ने उपनिषद का फारसी अनुवाद किया, यानी क्या, वह हिंदू धर्म के बारे में जानना चाहता था। उस व्यक्ति को इसने अपना भरपूर संरक्षण दिया और उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। इसीलिए पूर्णतः रूढ़िवादी इसको नहीं कर सकते हैं। अगर रहता तो यह औरंगजेब को अपना उत्तराधिकारी मानता, लेकिन इसने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया, दारा सिकोह को, ठीक है। दारा सिकोह को संरक्षण दिया और जिसने फारसी का अनुवाद किया सिर्रे अकबर के नाम से, ठीक है, किसने, दारा सिकोह ने। उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और इसके शाहजहां के बीमार पड़ते ही उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। 1657 से ही उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। इसके 4 पुत्र थे, दारा सिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद। इस उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ और औरंगजेब विजयी हुआ, आपको पता है शाहजहां किसको चाहता था, अपना पुत्र शाह इकबाल यानी शाह बुलंद, आपका दारा सिकोह को शासक बनाना, जो औरंगजेब को बिल्कुल पसंद नहीं था और औरंगजेब ने उसको कैद में डाल दिया। इसके कारण शाहजहां को कब, 1658 में, और इसी कैद में मुसम्मन बुर्ज में 1666 में इसकी मृत्यु हो गई। 8 साल इसके जीवन का अंतिम वर्ष कहां बीता था,
तो कैद में बीता था, है ना, कैदी, जो खुद एक शासक था, सम्राट था, बादशाह था, और बाद में इनका जीवन जेल में बीता। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन रहा। उम्मीद करता हूं यहां से कोई भी प्रश्न आएगा शाहजहां से, आप उसको कर लीजिएगा। और फिर आप सभी को कहना चाहेंगे, अगर आपको जेट पेपर 2 इतिहास में कहीं कोई दिक्कत है, आपके लिए 2-3 चीजें मैं कहूंगा। अगर आपको पूरा कंप्लीट नोट्स चाहिए, पूरा कंप्लीट नोट्स भी चाहिए, ठीक है, नोट्स पीडीएफ चाहिए और वीडियो लेक्चर भी चाहिए, है ना, वीडियो भी चाहिए, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज पे आना होगा। अगर आपको सिर्फ पीवाईक्यूज चाहिए, आपको सिर्फ पीवाईक्यूज चाहिए, ठीक है, एमसीक्यू चाहिए, भरपूर एमसीक्यू चाहिए विथ आंसर एक्सप्लेन के साथ, तो आपको यहां पर एक नंबर देता हूं, व्हाट्सएप नंबर, इस पे कॉल कीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा 154, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको पीवाईक्यूज मिल जाएगा। अगर नोट्स पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर इस वीडियो के नीचे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप जिसका नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1, इसका लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। इस लिंक को क्लिक करके आप जुड़ जाइएगा, तो आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा और वहां से आप सीधे कोर्सेज पे आ सकते हैं। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही, अब जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्लासेस के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।